Hello students, today we will study a new chapter work, energy and power। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क क्या होता है। तो हम कहते हैं कि वर्क तब हुआ है जब कोई फोर्स लगाई जाए किसी बॉडी को और वो बॉडी फोर्स वाली डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज कर लीजिए एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, तो इस बॉडी को अगर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, तब हम ये कहते हैं कि वर्क हुआ है। तो जैसा इस बात से क्लियर है कि वर्क करने के लिए जो वर्क है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हमने कितनी फोर्स लगाई और दूसरा बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो इन दो बातों पर डिपेंड करेगा। तो जैसा अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर और वर्क जो है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर हम इनको आपस में कंबाइन कर दें तो बन जाता है वर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलें तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, तो कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ के की वैल्यू 1 के बराबर होती है। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी यहाँ पर वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्क आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्क होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसमें आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो फोर्स है वो वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर थी, लेकिन वर्क यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हमने इसमें यह देखा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसमें एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होती, वो बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहती है, तो अगर हम थक भी जाते हैं फोर्स लगाकर तो तब भी हम ये बात कहेंगे कि वर्क बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी होता है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस साइड में फोर्स लगाई जाती है। तो इस तरह से वी से दैट द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो ये जो टाइप्स ऑफ वर्क है ये डिपेंड करता है कि एंगल कितना बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो वर्क को हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क और एक है ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क हम तब बोलेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। अगर सपोज करो कि किसी बॉडी को इस तरफ फोर्स लगाई जाती है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होती है, जिधर को फोर्स लगाई गई उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कहने का मतलब ये कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, उस केस में वर्क को कहा जाता है कि ये पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क किसको बोलेंगे? नेगेटिव वर्क तब होता है कि जब फोर्स जो है, तो फोर्स जो है वो बॉडी को एक तरफ लगाई जाती है, लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हो रही है, उसके अपोजिट। फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में
आपस में जो एंगल बन जाता है वो बनता है 180 डिग्री, एंगल बनता है 180 डिग्री। और हम कहेंगे कि उस वक्त वर्क जो होता है दैट इज़ नेगेटिव वर्क। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क दोनों की कोई एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल कैसे बनती है, जैसे कि पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल बनती है कि टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, तो उस बुक को आप थोड़ा सा हाथ से धक्का मारते हो। जब धक्का मारोगे, जिस तरफ आप धक्का मार रहे हो तो बुक जो है उसी साइड चल पड़ती है। तो आपने जिस साइड फोर्स लगाई उसी तरफ बुक की डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो एंगल बना ज़ीरो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ज़ीरो बना और जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव वर्क कब होता है? जैसे मैंने बताया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपस में 180 डिग्री एंगल बने। आप फोर्स लगा रहे हो एक डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दैट केस द वर्क इज़ नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, एक बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको वो रोकने की कोशिश कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर को बॉल जा रही है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो कहने का मतलब ये कि फोर्स एक तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो उस केस में हम ये बात कह सकते हैं कि जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव वर्क हुआ है। इसी तरह से अगर हम ज़ीरो वर्क के बारे में देखना चाहते हैं, ज़ीरो वर्क क्या होता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपस में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, तो उस केस में वर्क जो है दैट इज़ ज़ीरो वर्क। अगर कोई बॉडी है, उसको फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो हो रही है इस तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपस में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। इन दैट केस द वर्क इज सेड टू बी ज़ीरो वर्क, वर्क ज़ीरो वर्क हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लीजिए कोई लेबरर है या कोई पर्सन है, तो वो क्या करता है, अपने हेड के ऊपर कुछ सामान रख के, कुछ वजन रख के वो क्या करता है कि चलता है। तो जब वो चल रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो वेट है, वेट एक फोर्स होती है जो कि लग रही है नीचे की ओर, ठीक है। तो उसमें फोर्स लग रही है नीचे की ओर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड द वर्क डन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से अगर हम यूनिट देखना चाहेंगे वर्क के क्या होते हैं, वर्क होते हैं जूल। जूल जो है ये इसका एसआई यूनिट होता है वर्क का। अगर सपोज कर लीजिए किसी बॉडी को फोर्स लगाई जाती है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसी बॉडी को फोर्स लगाई जाती है और वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेती है 1 मीटर, तो इन दैट केस वी विल से दैट द वर्क डन इज 1 जूल, राइट। कि इसमें 1 न्यूटन फोर्स लगाई किसी बॉडी को एंड दैट डिस्प्लेसेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। तो वर्क करने के बाद अब हम एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी जो होती है दैट इज कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने की क्षमता होती है या जितनी किसी बॉडी में एबिलिटी है काम करने की, उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो जो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा वर्क कर सकती है, कोई भी इंसान की बात कर लें चाहे किसी मशीन की बात कर लें, जो ज़्यादा वर्क कर सकती है दैट इज़ सेड टू हैव मोर एनर्जी। तो इसके लिए एनर्जी जो है उसकी कई फॉर्म्स होती हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एनर्जी का यूनिट जो होता है वो भी जूल होता है, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह से वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का एसआई यूनिट जूल था और एनर्जी जो है उसका भी एसआई यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी की मैं टाइप्स आपको बता रहा था।
तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल देते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका सबका होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि ये कितना काम कर सकती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है? तो एनर्जी जो होती है किसी बॉडी में, दो तरह से, इसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी होती है किसी बॉडी की, किसकी वजह से? अपनी मोशन की वजह से। तो जैसे कि स्पीडिंग ट्रेन, एक ट्रेन बहुत तेज़ चल रही है तो उसमें बड़ी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ उसके सामने आ जाए तो उसको वो धक्का मारेगी और उसको कितनी दूर तक डिस्प्लेस भी कर देगी। ए फ्लाइंग एरोप्लेन, उसमें भी एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर, रनिंग हॉर्स। तो इस तरीके से जो भी कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहें काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं? मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m, उसको हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं और इसको डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है, तो हम इसको फोर्स लगाते हैं F, इसको हम F फोर्स लगाते हैं। तो F फोर्स लगाने पर हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कितना? इसको, इस बॉडी को हम कुछ डिस्प्लेस कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट S के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? इसमें जो हमने वर्क किया इसको मोशन में लाने के लिए, वो वर्क यूज हो गया इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी थी, तो बॉडी को हमने फोर्स लगाई F फोर्स लगाने पर बॉडी जो है वो मोशन में आ गई, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो जितना भी हमने वर्क किया वो किसके लिए किया? इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए शुरू में बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी थी 0, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लीजिए ये है 0। और इस बॉडी में जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो मान लीजिए इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो a के बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो अगर बॉडी का मास m के बराबर है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें एक फार्मूला पता है जिसमें हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या अगर यू स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो बन जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो थी 0, तो हमारे पास बन जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या कह सकते हैं s किसके बराबर हो जाएगा? s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। इट विल बी इक्वल टू s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। अब आपको ये बात पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब a और a इसमें कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इतना वर्क हमें करना पड़ा बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, उसकी वेलोसिटी v करने के लिए।
और ये जो वर्क होता है ये बन जाती है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ा वो बन जाती है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि ये आ गई 1/2 mv², तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो इसका एक और केस भी हम देख लेते हैं। यहां पर तो हमने बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाया, तो अगर हम मान लेते कि बॉडी शुरू से ही चल रही थी वेलोसिटी u से, कि u जीरो नहीं है। पहले केस में तो हमने ये देखा था, हमने ये माना कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो लेकिन अब हम मान रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए u के बराबर है। तो फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, जो पहले हमने यूज़ किया, यानी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। या कह सकते हैं s विल बी इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। तो अब अगर वर्क देखना चाहेंगे, वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लिख सकते हैं v² माइनस u² अपॉन 2a। इसमें a और a कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है, अगर हम इसको खोल दें ब्रैकेट को, तो हमारे पास बन जाता है w इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यानी कहने का मतलब ये कि वर्क जो है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 mv² जो है दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड 1/2 mu² जो है दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास बन जाता है वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv² को लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस 1/2 mu² को लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा भी कह सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमने इसमें यह देख लिया कि अगर तो बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में लाते हैं, उसकी वेलोसिटी v कर देते हैं, तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और उस केस में जब हमने कैलकुलेट किया तो आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो वो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन हो जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है यहाँ पर। तो लेकिन अगर बॉडी पहले से ही मोशन में थी, तो हम उसको पहले से उसकी वेलोसिटी u थी, तो लेकिन हम उसके ऊपर कुछ वर्क कर देते हैं, तो वर्क करके हम उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं। तो उस केस में हमने देखा कि जितना हमने वर्क किया दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये हमने आज जो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने वर्क पढ़ लिया, वर्क की टाइप्स पढ़ ली कि क्या क्या होती हैं, वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, और कब ज़ीरो वर्क कहलाता है, और साथ में हमने देखा एनर्जी क्या होती है, उसकी कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, टाइप्स हैं एनर्जी की। फिर उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और उसकी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। और हमें इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, और वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर बॉडी पहले से ही मूव कर रही थी, तो हमने उसके ऊपर वर्क किया, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो उस केस में जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो इसको हम आज यहाँ तक रखेंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी
मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके बाद बाकी के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज यहाँ तक।